हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आज बारी है पढ़ने की प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सेल का जो ये डिवीजन किया गया, मतलब सेल जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है। इट कुड बी प्रोकैरियोटिक सेल और इट कुड बी यूकैरियोटिक सेल। तो सेल का डिवीजन इनटू प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल ये क्यों किया, किस बेसिस पे किया, क्या मतलब होता है प्रोकैरियोटिक का, क्या मतलब होता है यूकैरियोटिक का, ये चीज़ें आज अभी हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। दो वर्ड्स आपको लिखे दिख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कैरियोटिक वर्ड तो दोनों में कॉमन है, कैरियोटिक। तो इस कैरियोटिक मत का कुछ तो मतलब होता होगा। तो कैरियोटिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू न्यूक्लियस ऑफ द सेल। किससे रिलेटेड होता है ये वर्ड? हमेशा हमेशा न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, तो कैरियोट प्रेजेंट द न्यूक्लियस। एंड प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रो वर्ड का मतलब मैं यहाँ हिंदी में लिखना चाहूंगी पुराना। क्या होता है प्रो का मतलब? पुराना, ओल्ड। और सिमिलरली यू वर्ड का मतलब होता है न्यू, नया, नया, नया। तो आप देख लो, आपको खुद समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया पुराना न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक का मतलब हो गया नया न्यूक्लियस। अब पुराना न्यूक्लियस और नया न्यूक्लियस, अब इनसे क्या मतलब होता है? तो चलिए देखते हैं। पुराना न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल पड़ा है ना, वो बिल्कुल खुला हुआ पड़ा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उसको ऐसे बाइंड करने के लिए चारों तरफ से कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। और नए वाले न्यूक्लियस का मतलब ये है कि उसको अच्छे से गिफ्ट पेपर के अंदर रैप कर दिया है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन यही डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस आप देखो, इट इज जनरली स्मॉल एंड दे आर लार्ज। सेकेंड, जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो सेंटर में पूरा नेकेड खुला हुआ जेनेटिक मटेरियल ये जो बिछा हुआ है, इसको हम लोग न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, रादर इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, रादर इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो एक प्रॉपर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो दिस इज नोन एज विद प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। एंड विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो खुला पड़ा हुआ है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है, पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है एक सेल के अंदर, उसको कवर करने के लिए कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। अब जब इसमें पूरा जेनेटिक मटेरियल ही खुला पड़ा है और ये सेल कैसी है? पुरानी न्यूक्लियस वाली सेल है, तो इसमें जो सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसकी भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो कैसे वाले ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो इसमें नहीं हैं। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। कैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स? मेम्ब्रेन लेस, बिना मेम्ब्रेन वाले। और अगर हम यूकैरियोटिक में बात करें तो कैसे ऑर्गन प्रेजेंट होंगे? मेम्ब्रेन वाले, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट। अब एक बहुत छोटा सा कंफ्यूजन होता है जो मतलब पता नहीं क्यों होता है बच्चों को। क्वेश्चन आ जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ट्रू और फॉल्स? पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, किस धुन में रहते हैं, झट से लिख देते हैं ट्रू और फिर मार्क्स मिलते नहीं हैं। तो भाई आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला ऑर्गेनल्स नहीं होते,
मैंने ये नहीं बोला कि ऑर्गेनल्स नहीं होते, मैंने आपको ये बोला कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन कौन से वाले सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? जिनकी मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स उसमें होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स उसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड यूकैरियोटिक सेल में दे आर प्रेजेंट। तो इतनी सी बात है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है इट इज सर्कुलर एंड नेकेड, एंड यहाँ अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो इट इज लीनियर। देन आगे देखो तो राइबोसोम्स आर 70S टाइप। तो राइबोसोम जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? 70S। एंड यहाँ पे अगर आप राइबोसोम देखोगे तो इट इज 80S। अब जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, 70S का मतलब क्या होता है, 80S का मतलब क्या होता है, इसी वीडियो में अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। होता ये है कि राइबोसोम 2 पार्ट से मिलकर बनता है। ओके, तो जो अगर दोनों यूनिट अलग अलग होंगी तो वो 70S होगा, और अगर कुछ और डिफरेंस होगा यूनिट्स में तो वो 80S होगा। तो अभी आप सिर्फ इतना लर्न रख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है 70S एंड यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता है? 80S। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और ये क्वेश्चन स्कूल में बहुत ही कॉमनली पूछ लेते हैं कि राइट 3 डिफरेंसेस, 4 डिफरेंसेस, 5 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्टडी करवाऊंगी अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर अपकमिंग वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए, तैयार हैं भाई लोग, है ना? भाई लोग, बहन लोग, सब तैयार हैं, और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या देखा था हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में? दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गन। तो आपको पहली चीज जो याद रखनी है, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल, मतलब कि क्या क्या चीजें नहीं है। तो पहली चीज तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, परत होती है, वो नहीं है। दूसरी चीज क्या नहीं है? दूसरी चीज इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। तो ये 2 चीजें तो इसमें हो गई एब्सेंट, किसमें? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में। तो फिर प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट क्या होता है? तो आप बोलो सीधे सीधे, उसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होते हैं और न्यूक्लियोइड होता है। दे इंक्लूड, अब प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? तो देखो, उसमें आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म, PPLO जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज द PPLO। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं? बैक्टीरिया सबसे फेमस। अगर आपको प्रोकैरियोटिक में कोई एक जन याद रखना है, कोई एक ऑर्गेनिज्म याद रखना है, तो बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ना? क्या पढ़ा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। तो जब आप उसमें मोनेरा पढ़ते हैं और मोनेरा में जब आप बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है ना? उसको आप बोलते हैं ना, दे आर प्रोकैरियोटिक। ओके, तो आपको बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेंबर। ओके, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म एंड PPLO जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए, तो आपको पहली चीजें क्लियर हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। अब एक ही सिंगल सेल होते, सिंगल सेल तो नहीं बोलूंगी, यूनिसेल्युलर हमेशा नहीं होते, लेकिन क्या है, बॉडी जो है, सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा, मतलब कैसे बोलना चाहिए, ज़्यादा बहुत एडवांस नहीं है, काफ़ी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण क्या हो रहा है? दे मल्टीप्लाई फास्टर। सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन है, 2 पार्ट में टूटेंगे, बाइनरी फिजन होके भी डिवाइड हो सकते हैं, इतना इजी है उनके लिए, तो है ना? तो दे रैपिडली मल्टीप्लाई, है ना? जहाँ अगर हम यूकैरियोटिक सेल से इसको कंपैरिजन करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन जल्दी होता है। क्यों? ड्यू टू सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। एंड दे कैन वेरी इन शेप एंड साइज, अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन द शेप दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो जो अगर शेप को लेकर अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में, और 4 टाइप्स क्या क्या है? नंबर 1 बैसिलस। तो बैसिलस कैसे होते हैं? रॉड शेप। तो अगर आपको कोई भी बैक्टीरिया से रॉड शेप का दिख रहा है, रॉड शेप का, तो दे विल बी क्लासिफाइड अंडर बैसिलस। उसका नाम क्या होगा? बैसिलस। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं कोकस। तो कोकस आपको कैसे दिखेंगे? स्फेरिकल, गोल गोल दिखेंगे।
स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, सुना होगा आपने नाम। तो ये बैक्टीरिया, अगर कोकस लिखा हुआ है तो मतलब उस बैक्टीरिया का शेप कैसा होने वाला है, स्फेरिकल। थर्ड हम बात करते हैं विब्रियो, विब्रियो कॉलेरा, वेरी फेमस एग्जाम्पल। तो विब्रियो जो होगा वो किस शेप का होगा, विब्रियो जो होता है वो ऐसे कॉमा शेप का होगा। कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा शेप के, है ना। तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया अगर होंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज विब्रियो। एंड लास्टली स्पाइरलम, तो स्पाइरलम शेप के बैक्टीरिया कैसे होंगे, ऐसे स्पाइरल शेप्ड के होंगे, स्पाइरल। तो शेप के बेसिस पे जो बैसिलस है या बैक्टीरिया है उसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 बैसिलस, रॉड शेप्ड, सेकेंड कोकस, स्फेरिकल, थर्डली विब्रियो, कॉमा शेप्ड, एंड लास्टली स्पाइरलम विच इज स्पाइरल शेप्ड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब आपको जब शेप के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गए हैं तो अब बारी है प्रोकैरियोटिक सेल को और डिटेल स्टडी करने की और देखने की कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलकर एक प्रोकैरियोटिक सेल बनती है। तो ये देखिए कुछ लिस्ट है आपके सामने। सबसे पहले कोई सी भी अगर सेल को आप पढ़ने जा रहे हो तो उसमें सबसे बाहर साइड क्या रहेगा, सेल एनवेलप। तो एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हुए चलते हैं। सपोज दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें ये जो मैंने रेड कलर से बॉर्डर क्रिएट करी है, द बॉर्डर, the outer limiting structure, this is the cell membrane. Then देखो आप मीजोजोम एंड क्रोमैटोफोर्स। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम एंड क्रोमैटोफोर्स। अब क्या होते हैं अभी थोड़ी सी देर में आपको समझ आ जाएगा। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या होता है, इस सेल के अंदर जो खुला हुआ इतना सारा नेकेड जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन तो है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो नेकेड जेनेटिक मटेरियल जो इसमें यहाँ पे सेल में है, इस वाइट वाइट पूरे जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। देन नेक्स्ट है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर जो इस सेल में प्रेजेंट हो अगर और इस सेल को मोशन में, उसको मूव करने में हेल्प करे, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लैजेला। तो फ्लैजेला कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेला स्ट्रक्चर होता है जो सेल को मोटिलिटी देता है। मोटिलिटी मतलब उसे चलने फिरने में हेल्प करता है। ओके चलो, और देन फिर आपको अगला स्ट्रक्चर दिख रहा है पिलाई एंड फिम्ब्रे। क्या दिख रहा है, पिलाई एंड फिम्ब्रे। तो पिलाई एंड फिम्ब्रे क्या होता है, देखो फ्लैजेला तो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, पिलाई एंड फिम्ब्रे ऐसे शॉर्ट हेयर लाइक ग्रोथ होती है सेल के बॉर्डर पे, और ये पिलाई और फिम्ब्रे क्या करते हैं, छोटे छोटे एक्सटेंशंस जो हैं, ये जो छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं ये सेल को हेल्प करते हैं टू गेट अटैच्ड विथ एनीथिंग, है ना, किसी पत्थर से, किसी ऑर्गेनिज्म से इस प्रोकैरियोटिक सेल को या बैक्टीरिया को चिपक करना है ना, उसको होस्ट बनाना है, तो ये पिलाई एंड फिम्ब्रे उसको अटैचमेंट का, अडहेरिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो आप राइबोसोम्स। तो देयर आर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड सेल, है ना, 2 यूनिट होती हैं उनकी, इस टाइप से कुछ 8 शेप के दिखेंगे आपको, एक स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट और एक लार्जर यूनिट। इस शेप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, पढ़ा है हमने, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा आप मुझे खुद बताओ, मीजोसोम, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी ये सब कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड की मेम्ब्रेन लेस? ऑब्वियसली मेम्ब्रेन लेस होंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल की यही एक खास बात है कि उसके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो अब उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि मीजोसोम, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, ये सब के सब कैसे होंगे, मेम्ब्रेन लेस, बिना मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होंगे। इतनी सी बात है, उसे समझ जाओ। ओके चलो, तो अब जब एक हमने जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में, अब बारी है इन सब चीज़ों को डिटेल स्टडी करने की कि अगर सेल एनवेलप प्रेजेंट है तो सेल एनवेलप कैसे बना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं सेल एनवेलप आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, सबसे बाहर जो कवरिंग है वो कौन बनाता है, उसे पूरे को बोल देते हैं सेल एनवेलप। तो इट इज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ केमिकल कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। आउटर जो कवरिंग है वो उसको ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेल एनवेलप। और आप मुझे बताओ जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आप किसी भी चीज़ के लिए करते हो, आपने सपोज कोई दीवार बनवाई, आप उसमें पुताई करवाते हो, या आपने कोई आयरन का चीज़ लगवाया अपने घर में कोई आर्टिकल, तो आप उसमें पेंट करवाते हो, तो ये जो लास्ट लेयर आप लगाते हो ये क्यों लगाते हो, अल्टीमेटली फॉर प्रोटेक्शन।
तो अगर हम सेल एनवेलप की भी बात करें तो ये बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग है मतलब सेल को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करेगी। ओके चलो, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स। अब जो सेल एनवेलप है वो कोई सिंगल लेयर, जो अभी हम जस्ट आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा दे रहे थे ना, ऐसे यूं करके, ये सिंगल लेयर नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, एक ये जो है मैंने ड्रॉ कर दी, सेकेंड नंबर की ये वाइट वाली लेयर एक हो गई, और थर्ड नंबर की एक और रेड कलर की लेयर हो गई। इन तीनों को मिला के, इन तीनों को टुगेदर दीज 3 आर नोन एज सेल एनवेलप। अब इस सेल एनवेलप में बाहर से अंदर, आउटर टू इनर साइड अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर की जो व्हाइट कलर से लेयर बनाई है, व्हाइट, दिस इज नंबर 1, जो व्हाइट कलर से लेयर ड्रॉन है वो कौन सी लेयर हो जाएगी, दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। और सबसे अंदर जो थर्ड नंबर की लेयर है रेड कलर से, अगेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आया जो सेल एनवेलप है वो कितनी लेयर से मिलकर बना है, 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज द ग्लाइकोकैलिक्स, then the next layer is the cell wall and innermost layer is the plasma membrane. Okay, clear students? तो सेल एनवेलप कैसे बनता है आपको ये चीज समझ में आ गई। आगे देखो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कुछ बात देख लेते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर है। इट्स कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपने अपने घर में पिंक कलर कराया है तो अब सब अपने घर में पिंक कलर ही करवाएं सारी दीवारों पे। किसी का मन है तो वो पर्पल कराएगा, ब्लू कराएगा, रेड कराएगा, ऑरेंज कराएगा, इतने सारे कलर है, जिसका जो मन है वो कराएगा। सिमिलरली जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल एनवेलप की, ग्लाइकोकैलिक्स, वो जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में एक ही जैसी हो। ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग टाइप की और अलग अलग थिकनेस की हो सकती है, किसी में पतली, किसी में मोटी, किसी में बहुत ज़्यादा टाइट, किसी में ऐसी झिल्लीदार। ओके, समझ में आ रही है बात। तो अगर जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है वो झिल्लीदार है, पतली सी लेयर है, कैसी लेयर है, पतली सी स्लाइम लेयर है, झिल्ली नुमा है, तो आप उसको बोलोगे, लूज शीट के फॉर्म में है तो आप उसको बोलोगे स्लाइम लेयर। क्या बोलोगे आप ग्लाइकोकैलिक्स को, स्लाइम लेयर। कब बोलोगे स्लाइम लेयर, जब वो लूज लेयर झिल्ली के फॉर्म में है। और अगर वो बहुत ज़्यादा थिक है, टफ है, हार्ड है, तो आप उस ग्लाइकोकैलिक्स को आप बोलोगे कैप्सूल। क्या बोलोगे आप उसे, कैप्सूल। तो फिर से रिवाइज करते हैं, सेल एनवेलप में 3 लेयर होती हैं। आउटर मोस्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड होता है सेल वॉल, थर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है अगर वो बहुत थिन है, पतली सी है, झिल्लीदार है, तो आप उसे क्या बोलोगे, स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स को आप क्या बोलोगे, स्लाइम लेयर। और अगर वो थिक है, काफ़ी ज़्यादा मोटी है और स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसे बोलोगे कैप्सूल। आप उसे क्या बोलोगे, कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल आर द 2 टर्म्स फॉर ग्लाइकोकैलिक्स ओनली। और क्यों बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन इट्स कॉम्पोजिशन। अगर थिन तो स्लाइम लेयर, थिक तो कैप्सूल। इजी स्टोरी स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट लेयर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सेल वॉल। तो आपने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, अब सेकंड लेयर देखते हैं जिसका नाम है सेल वॉल। तो इट इज द मिडिल लेयर। ओके, आप बोलोगे बच्चों वाली बात, पता है हमें ये। सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स, तो आपको ध्यान रखना है सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन ये बात यूकैरियोट्स के लिए सही नहीं है। अभी जब हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे सारे यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती, कुछ एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो लेकिन आपको प्रोकैरियोट्स में याद रखना है सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है। It gives shape to the cell and provides a structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. अब आपके घर की दीवारें जो हैं उनका क्या काम है, आपके घर को एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। जो छत होती है ना, छत को सपोर्ट करके रख रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, धड़ से छत नीचे गिर जाएगी, आपका घर कोलैप्स हो जाएगा।
सिमिलर काम जो सेल वॉल है वो कर रही है, जो आपके घर की वॉल्स आपके लिए काम कर रही हैं वही सेल वॉल सेल के लिए काम कर रही है। तो सेल को प्रोटेक्टिव एक उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, और साथ ही साथ में सेल पिचक ना जाए, फट ना जाए और उसका कुछ शेप ना बिगड़ जाए, कोलैप्स या बर्स्ट होने से सेल को प्रिवेंट कर रही है। कौन कर रही है ये सब काम? सेल वॉल। कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। वेरी इजी स्टोरी। ठीक है, तो अब हमने सेकेंड लेयर भी पढ़ ली, दैट इज सेल वॉल। अब हम सबसे इनर लेयर की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है जिसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर है। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी लेयर होती है? सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल वर्ड का क्या मीनिंग है? 3 वर्ड है, 3 वर्ड। नंबर 1 परमिएबल, सेकेंड वर्ड जो है वो है सेमी परमिएबल, और जो थर्ड वर्ड है वो है नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके घर पे आपका बेस्ट फ्रेंड आया। आपका कौन आया? बेस्ट फ्रेंड आया। तो आप बिल्कुल अंदर से आवाज़ देके उसने आके आपके घर का गेट नॉक किया, नॉक 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 नॉक, ठक 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 ठक। आपने अंदर से बोला कौन है? तो उसने आवाज़ दी, हेलो मैं हूँ राकेश, हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। मतलब वो ऐसे भी नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा हेलो मैं राकेश। तो बोलोगे अच्छा अच्छा राकेश, हाँ भाई आजा आजा आजा, गेट खोल ले आजा। आपने उसे क्या किया? आपने जस्ट उसकी आवाज़ सुन के आपने उसको कर दिया परमिएबल। आपने उनको अलाउ कर दिया कि घर का गेट खोलो और अंदर आ जाओ। यू जस्ट अलाउड देम वेरी इजीली, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अब फिर से आपके गेट पे कोई आया और उन्होंने ठक 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 नॉक किया, नॉक 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 नॉक, ठक 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 ठक। अब आपने फिर से अंदर से पूछा कौन है? अब की बार राकेश नहीं था, अब की बार कुछ आवाज़ आई, कुछ तो भी आवाज़ आई अजीब सी। तो वो आवाज़ आपके नोन नहीं थी, आप उस आवाज़ को नहीं पहचान पाए। तो आप निकल के बाहर गए, आपने अपना गेट खोला, आपने पूछा क्या काम है, कौन है आप? फिर पीछे से आपकी मम्मी की आवाज़ आई, अरे बेटा ये वो हैं आपके दूर के चाचा के नाना के दोस्त हैं, ठीक है तो उनको बुला लो अंदर। तो आपने बोला अच्छा ठीक है, तो वो अंदर आ गए। तो क्या हुआ? वो आपके घर के अंदर आ गए। ओके, तो चलो ये हो गया सेमी परमिएबल। क्या हो गया? सेमी परमिएबल। तीसरी बात करते हैं। फिर से आपके घर कोई आया, उसने नॉक किया, ठक 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 ठक। आपने अंदर से फिर आवाज़ दी कौन है? अब की बार आया था कोई सेल्समैन आया था अपना प्रोडक्ट बेचने। अब आपने फिर से गेट खोला, उसने बोला सर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा है, इससे आप लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर आती है कि बस आप पूछिए मत, आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब आपको यूजलेस लगा। अब बोलोगे फालतू की बातें कर रहा है, ये सब कुछ कोई ऐसा मैजिक पेन नहीं होता जिससे लिख के अच्छी हैंडराइटिंग आ जाए। हैंडराइटिंग तो हमारी गंदी है तो गंदी ही रहेगी, है ना। और आप उसे बोलोगे नो नहीं चाहिए, और वहीं से आप गेट बंद कर दोगे, और आपने उनको अपने घर के अंदर इन्वाइट नहीं किया, नहीं बुलाया। तो ये क्या हो गया? नॉन परमिएबल। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। परमिएबल वर्ड का मतलब है कि सेल के अंदर और बाहर कुछ भी आ जा सकता है, फ्री टू गो एंड कम। कुछ भी अंदर आ रहा है, कुछ भी बाहर जा रहा है, तो सेल कैसी बोलोगे आप? परमिएबल। सेमी परमिएबल कब होगा? जब आप कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ों को, आपको जो लगता है जिनकी वो सेल की ज़रूरत है, उनको ही आप सेल के अंदर आने दे रहे हो, बाकी चीज़ों को आप नहीं आने दे रहे हो। तो दिस इज सेमी परमिएबल नेचर। एंड नॉन परमिएबल क्या हो जाएगा? किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे हो। गुस्सा हो गए आप, दरवाज़ा बंद करके बैठ गए हो और किसी को भी आप अंदर नहीं आने दे रहे हो। तो अब अगर मैं बात करूं तो आपके काम का अभी क्या है? सेमी परमिएबल, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो कैसा होता है? सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हीं सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देती है जिसकी सेल को ज़रूरत है, अदरवाइज वो और दूसरे चीज़ों को वहीं पर स्टॉप कर देती है। स्टॉप, आप अंदर नहीं जाओगे। तो आपको सेमी परमिएबल नेचर क्लियर हो गया? ओके, चलिए। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। तो आप ध्यान रखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे प्रोकैरियोट्स की हो चाहे यूकैरियोट्स की हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसा होता है? बिल्कुल सेम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम किस में पढ़ेंगे? हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। और आप वहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जैसा यूकैरियोट्स में है सिमिलरली वैसा ही प्रोकैरियोट्स में भी होगा।
इज दैट क्लियर? तो सेल एनवेलप में आपको अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में सेल एनवेलप समझाया। 3 लेयर होती हैं और तीनों लेयर का डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया। ओके, अब कुछ और बात देख लो सेल एनवेलप के बेसिस पर। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल एनवेलप्स एंड रिस्पॉन्स टू द ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप। अब सेल एनवेलप जैसा भी है उसके बेसिस पे, और दूसरा स्टेनिंग। अब ये स्टेनिंग की प्रोसेस का क्या मतलब होता है? अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बिकॉज उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के फिर उनको ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ता है। अब देखने के लिए भी आपको उनको पहले कलर करना पड़ेगा। वो ट्रांसपेरेंट है, एकदम वाइटिश है, आप ऐसे मान लो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, रंग बिरंगे नहीं है वो, उनमें कोई कलर ही नहीं है। अब अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया को देखना है तो आपको उसको कलर करना पड़ेगा ना, रंग बिरंगा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम उसमें डालते हैं स्टेन, डाई उसमें यूज करी जाती है। जब हम उसमें जैसे ही स्टेन या डाई डालते हैं तो बैक्टीरिया कौन सा कलर एक्सेप्ट कर लेते हैं, कलर को पकड़ लेते हैं, और जब वो कलर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो स्टेनिंग की प्रोसेस के बेसिस पर 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। पहले कौन से होते हैं? फर्स्ट आर ग्राम पॉजिटिव, सेकेंड टाइप के जो होते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या चक्कर है? दे टेक अप एंड रिटेन द ग्राम स्टेन। जैसे ही उसमें डाई डाली, उसमें कलर डाला, वो पूरी तरीके से रंग बिरंगे हो जाएंगे, वो स्टेन को पकड़ के रख लेंगे अपने सेल एनवेलप में। और ग्राम नेगेटिव का क्या चक्कर है? वो स्टेन को नहीं पकड़ पाते अपने सेल एनवेलप में। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर दोज विच डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन। जैसे आपने उसमें स्टेनिंग डाली, आपने कलर करा, ठीक है, तो उनमें स्टेन एक्वायर नहीं होता है। और अगर आप ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो उनका सेल एनवेलप जो है वो कुछ इस तरीके का है कि वो कलर को, स्टेन को पकड़ के रख लेते हैं, और रंग बिरंगे तो नहीं दिखते हैं आपको, पर्पल कलर के। कैसे दिखते हैं आपको? पर्पल कलर के दिखते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है जिसमें हम पहले प्राइमरी स्टेन डालते हैं, फिर हम फिक्सर डालते हैं, फिर हम उसको डीकलराइजर डालते हैं, फिर हम उसमें एक सेकेंडरी स्टेन डालते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद में जो बैक्टीरिया जो प्राइमरी स्टेन पकड़ के रख लेते हैं दैट आर ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं पकड़ के रख पाते, जो सेकेंडरी स्टेन वाले पर्पल कलर के दिखते हैं, वो हो जाते हैं ग्राम नेगेटिव। ओके, इतनी बात आपको नहीं ध्यान रखनी, आपको सिंपल जो यहाँ 2 बातें लिखी हैं आप वो याद रखो। अगर बैक्टीरिया स्टेन हो गए तो दे विल बी नोन एज ग्राम पॉजिटिव, और अगर स्टेन नहीं हुए तो दे विल बी नोन एज ग्राम नेगेटिव। दे विल बी नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आपने अभी पढ़े 2 टाइप के बैक्टीरिया। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि कौन सा होता है? जो होते हैं मीजोसोम एंड क्रोमैटोफोर्स। तो क्या होते हैं मीजोसोम और क्रोमैटोफोर? मीजोसोम देखो क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने अभी सेल एनवेलप पढ़ा, ये वाइट कलर की लेयर हो गई सेल वॉल, ये अंदर रेड वाली हो जाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक और बाहर एक रेड कलर की लेयर है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ये 3 चीज़ें तो आपने पढ़ ली हैं। अब क्या होता है, ये जो सेल वॉल होती है, अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ फोल्ड्स बना देती है अंदर। क्या बना देती है? कुछ फोल्ड्स। और यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, इनको ही हम बोलते हैं मीजोसोम। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ अंदर फोल्ड हो जाते हैं, कुछ फोल्डिंग्स क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम क्या बोलने लगते हैं? मीजोसोम। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं 3 टाइप के हो सकते हैं। दे कुड बी वेसाइकल्स, दे कुड बी ट्यूब्यूल्स एंड दे कुड बी लैमेली। तो ये जो फोल्ड्स हुए, जो हमारा मीजोसोम अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? इट कुड बी वेसाइकल, इट कुड बी ट्यूब्यूल एंड इट कुड बी लैमेली। 3 टाइप के मीजोसोम जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो मीजोसोम क्या होते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं? इट कुड बी वेसाइकल, लैमेली और ट्यूब्यूल। 3 टाइप के मीजोसोम हो सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है मीजोसोम का। तो मीजोसोम के बहुत सारे फंक्शन हैं, देखो क्या क्या है। सबसे पहले सेल वॉल फॉर्मेशन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है उसको फॉर्म कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मीजोसोम का। सेकेंड, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए से डीएनए बनता है, जिस प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन बोलते हो, उस प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं।
Thirdly, for distribution of chromosome to daughter cell during the process of meiosis और माइटोसिस जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम को स्प्लिट करके दोनों सेल्स को इक्वली बांटना है, वो काम भी करते हैं कौन? मीजोसोम। फोर्थ, फॉर रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है सेल में, ओके, जैसे एटीपी जनरेट होंगे वो भी करता है कौन? मीजोसोम। एंड लास्टली फोल्ड्स हैं, तो फोल्ड्स होने के कारण क्या होगा? दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। जब देखो कोई भी चीज़ ऐसी है और कोई भी चीज़ ये दूसरी वाली ऐसी है, तो जब कोई भी चीज़ फोल्ड हो जाती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये मीजोसोम्स क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रहे हैं। और जब ऐसा कर दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? बेटर प्लेस या मोर स्पेस फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ज़्यादा जगह मिल रही है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, इजी स्टोरी, गुड। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जिसमें हम देखते हैं क्रोमैटोफोर्स। तो क्रोमैटोफोर इज अ टाइप ऑफ मीजोसोम ओनली। क्या होता है ये? दीज आर पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स इन सम प्रोकैरियोट्स। तो मीजोसोम ही है। अगर हम क्रोमैटोफोर की बात करें तो वो कुछ अलग नहीं है, आप उसको ऐसे याद रख लो, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मीजोसोम। स्पेशल टाइप ऑफ मीजोसोम है, क्यों? बिकॉज उसने पिगमेंट स्टोर करा है। वो खुद में क्या स्टोर करता है? पिगमेंट स्टोर कर सकता है। अब वो जो पिगमेंट स्टोर कर रहा है वो उसका नाम हो जाएगा। ओके, और उसका एक एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है उनमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? स्पेशली फोल्डिंग्स, या आप तो याद रख लो, स्पेशल टाइप ऑफ मीजोसोम होता है जो क्या स्टोर करता है? पिगमेंट स्टोर करता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड। आगे अब हम देखते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता था? न्यूक्लियोइड होता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस सर्कुलर जीनोमिक डीएनए। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई? इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज सर्कुलर एंड जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम जेनेटिक मटीरियल, सिंगल क्रोमोसोम एंड इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो जो बैक्टीरिया में मेन पूरा जीनोमिक डीएनए होता है वो कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस, सर्कुलर एंड सिंगल, नॉन मेम्ब्रेनस, सर्कुलर एंड सिंगल। ओके, तो और प्रोटीन्स उसमें कुछ रहते हैं, इससे मिलकर ये बनता है न्यूक्लियोइड। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए नोन एज प्लाज्मिड। अब यहाँ पे जीनोमिक डीएनए को इतना हाईलाइट करके क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। ये तो मेन डीएनए हो गया, जीनोमिक डीएनए, जिसे आप न्यूक्लियोइड बोलते हो, या फिर इसको दूसरा नाम दिया गया जीनोफोर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। जीनोफोर, ओके। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं जिसे हम? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसको एक नाम दिया गया प्लाज्मिड। क्या नाम दिया गया? प्लाज्मिड। तो मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर, क्या है? स्मॉल है, सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स टू बैक्टीरिया। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये जीनोमिक डीएनए नहीं होता, ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है, और ये उस बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज देता है जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में आने के बाद। कब पढ़ेंगे? क्लास 12th में। तो आप जब क्लास 12th में आएंगे उसमें एक पूरी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप सिर्फ प्लाज्मिड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल के डिस्कशन पे आते हैं और हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि उसमें जीनोमिक डीएनए हो सकता है, और दूसरा कौन सा होता है जीनोमिक डीएनए, और दूसरा उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो सकता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक जीनोमिक डीएनए एंड वन इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। नेक्स्ट अब देखते हैं फ्लैजेला। तो फ्लैजेला के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था? दीज आर द थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द मोटाइल बैक्टीरिया। देयर नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरीड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर अब आप इस फ्लैजेला की बात करो तो फ्लैजेला मोटाइल स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, है ना, चलने फिरने में। और ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल वॉल। अब यहाँ पे ये याद रखो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजेला है वो किससे ओरिजिनेट होता है? वो सेल वॉल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, और उसको मोशन में या फिर चलने फिरने में हेल्प करता है। अब जो फ्लैजेला होता है इट हैज़ 3 पार्ट्स।
फ्लैजुला 3 चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर 1 फिलामेंट, नंबर 2 हुक एंड नंबर 3 बेसल बॉडी। तो क्या क्या 3 पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर फ्लैजुला बना है? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अब देखो समझो इस चीज़ को, ये एक सेल है और इस सेल में ये लंबा सा वाइट कलर का फ्लैजुला निकला हुआ है। तो यहाँ ये जो वाइट पार्ट एक्सटेंड कर रहा है हवा में, ये कहलाता है फिलामेंट। क्या कहलाता है ये वाला पार्ट? फिलामेंट। जो ये वाला पार्ट है बीच में, इसको बोलते हैं हम हुक। और जहां से फ्लैजुला ओरिजिनेट हुआ है, जहां से वो निकला है, शुरू हुआ है, वो पार्ट कहलाता है बेसल बॉडी। क्या कहलाता है वो? बेसल बॉडी। तो आप हुक को इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि फिलामेंट और बेसल बॉडी को जो कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है वो कहलाता है हुक। बाकी बेसल बॉडी इज द स्ट्रक्चर जिससे फ्लैजुला ओरिजिनेट होता है और फिलामेंट ओरिजिनेट होता है, और फिलामेंट जो पार्ट उसका बाहर रहता है और जो मोशन करके उस पूरी सेल को मूवमेंट करवाता है। The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. तो फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है जो सेल सरफेस के बाहर तक एक्सटेंड करता है। Is that clear? Am I clear about flagella? Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब हम देख लेते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रे। तो पिलाई एंड फिम्ब्रे क्या होते हैं? दे आर द सरफेस स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर्स। और दे हैव नो रोल इन मोटिलिटी। चलने फिरने में, बैक्टीरिया को चलवाने फिरवाने में कोई भी रोल नहीं है हमारे पिलाई एंड फिम्ब्रे का। तो फिर किसका रोल है? फ्लैजुला का रोल है। फ्लैजुला उसको चलने फिरने में हेल्प कर रहा है, लेकिन पिलाई और फिम्ब्रे उसको चलने फिरने में हेल्प नहीं कर रहे, वो सिर्फ उसको सरफेस से चिपकने में हेल्प कर रहे हैं। तो दे आर सरफेस स्ट्रक्चर्स। पिलाई क्या होता है? अब दे आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोक्योर्ड या प्रोटीन कॉल्ड एज पाइलिन। तो पिलाई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं कांटे नुमा, जो पूरे सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और उसको अडहेयर करने में हेल्प करते हैं। Similarly, fimbriae, they are also small bristle-like structure fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they help to attach the bacteria to rocks and streams and to host tissue. तो बैक्टीरिया को अगर किसी रॉक वॉक से, चट्टानों पे चिपकना है या किसी ऑर्गेनिज्म को होस्ट करना है, होस्ट टिश्यू को क्लिंच करके पकड़ के रखना है, तो उसमें पिलाई और फिम्ब्रे उस चीज़ में हेल्प करते हैं। लेकिन मोशन में, चलने फिरने में, बैक्टीरिया के लोकोमोशन में पिलाई एंड फिम्ब्रे का कोई भी दूर दूर तक रोल नहीं होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो पिलाई, फिम्ब्रे और फ्लैजुला, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, पिलाई फिम्ब्रे नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड फ्लैजुला इज द मोटाइल वन। अब हम आगे देखते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। और अब हाउ इंपॉर्टेंट बात पे कि जो राइबोसोम होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, स्मॉलर यूनिट एंड अ लार्जर यूनिट। दिस इज द स्मॉलर यूनिट and this is the larger unit. तो आप ध्यान रखिए जो राइबोसोम होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं और वो 2 टाइप की यूनिट से मिलकर बनते हैं। मतलब एक ऊपर एक छोटी सी यूनिट होती है और नीचे एक बड़ी सी यूनिट होती है। ओके, तो जो ऊपर जो स्मॉलर यूनिट होती है वो प्रोकैरियोट्स में वो कौन सी होती है? 30S। और जो ये लार्जर यूनिट होती है ये प्रोकैरियोट्स में कौन सी होती है? 50S। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम किस किस से मिलकर बना है, तो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना है, 30S स्मॉलर यूनिट एंड 50S लार्जर यूनिट, एंड टुगेदर दे कंस्टिट्यूट 70S। आप बोलोगे हैं ये कौन सा कैलकुलेशन है? 50 30 हो गए 70, वो तो 80 होता है ना, 80S होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 80S तो होता है वो यूकैरियोट में होता है। तो ये क्या पंगा है? तो S जो होता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, कितना सेडिमेंटेशन हुआ है, और साथ में जब इनका अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है तो वो 70S के बराबर ही आएगा। ओके, तो ये जो यूनिट्स हैं इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक कंसेप्ट से इसको आप जस्ट लर्न करिए, है ना, कि यूनिट्स जो होती हैं 30S 50S एंड टुगेदर दे कंस्टिट्यूट 70S। ओके, चलो
तो दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50S 30S दैट टुगेदर फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। एस क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड अ मेजरिंग डेंसिटी एंड साइज। तो जो ये कोफिशिएंट है हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये डेंसिटी एंड साइज को मेजर करता है। तो राइबोसोम आपको क्लियर हो गया ना क्या होता है, और ये करता क्या है, काम क्या होता है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें देख लेते हैं। अगला सेल ऑर्गेनल देख लेते हैं जिसका नाम है इंक्लूजन बॉडीज। तो अगेन इंक्लूजन बॉडी भी कैसे होंगे? नॉन मेम्ब्रेनस, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते हैं इसमें, और फूड रिजर्व करने का काम इनका होता है। तो फूड स्टोरेज ऑर्गेनल अगर कोई पूछे प्रोकैरियोट्स में तो वो कौन होता है? इंक्लूजन बॉडी। खाने को जो स्टोर करके रखने का काम है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो कौन करती हैं? इंक्लूजन बॉडीज। सीन फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ चुका है नीट एग्जाम में, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के 4 स्टेटमेंट लिख के इंक्लूजन बॉडी के बारे में पूछ लिया था। तो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल, उसमें खाना स्टोर होता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं, और किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप इंक्लूजन बॉडी के क्या क्या है। दे आर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। तो अगर वो ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है तो उन्हें क्या बोले रखोगे? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अगर वो फॉस्फेट स्टोर कर रहा है तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। इजी स्टोरी। तो बस इतनी सी बात है, खाना स्टोर, फूड स्टोरिंग, फूड रिजर्व करके रखने के लिए जो ऑर्गेनल्स होते हैं, दे आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नोन एज इंक्लूजन बॉडी। चलिए गैस वैक्यूल्स के बारे में क्लास बात देख लीजिए कि गैस वैक्यूल्स का क्या सीन रहता है। दे आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये जो गैस वैक्यूल्स हैं ये इन्हीं स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं हैं जिनमें ये सारे गैस वैक्यूल्स होता है वो पाया जाता है। सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट करा प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।